हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राम पचौरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पचौरी एमएलटी के इस यूट्यूब चैनल पर। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम कोगुलेशन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर चौथा पार्ट है। ठीक है, हम पिछले 3 पार्ट्स इस पर प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, और ये आज हम जो पढ़ेंगे वो चौथा पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम हीमोस्टेसिस और ब्लीडिंग डिसऑर्डर के जो इंट्रोडक्शन था उसको पढ़ लिया है। इसके साथ ही साथ इसके अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर में प्लेटलेट डिसऑर्डर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जो है चैनल पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो है आपको डीएमएलटी सेकेंड ईयर का प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है आप इसको जो है डिस्क्रिप्शन में भी जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी 3 पार्ट्स आप देख लेंगे तो ये चौथा पार्ट देखना थोड़ा सा सही लगेगा और आपको जो है समझ में भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार देखें, समझे इसको कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन ब्लीडिंग डिसऑर्डर पर 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और जैसा कि आपको टॉपिक पैथोलॉजी के अंदर हीमोस्टेसिस है, वो इन चारों वीडियोस के अंदर ऑलमोस्ट पार्ट हीमोस्टेसिस का कवर हो जाता है। तो इसीलिए अगर हीमोस्टेसिस टॉपिक आपको समझना है तो 4 वीडियोस के जरिए आप जो है उस टॉपिक को पूरा कंप्लीटली समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉग्निशन डिसऑर्डर के बारे में। देखिए, जैसा कि आपने देखा था कि जब हीमोस्टेसिस में अपन ने 4 अलग-अलग स्टेप्स पढ़े थे। ठीक है, और लास्ट स्टेप वन ने फाइब्रिनोलाइसिस पढ़ा था। ठीक है, तो अपन ने वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन पढ़ लिया था, प्लेटलेट का डिसऑर्डर में अपन ने प्लेटलेट की एक्टिविटी के बारे में देख लिया था। आज हमारे को ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो फैक्टर्स काम आते हैं और उनकी डेफिशिएंसी के अंदर होने वाले अफेक्ट या जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में हमारे को देखना है। जैसा कि आपका दे रखा है कोगुलेशन डिसऑर्डर, मतलब हमारे को ब्लड की क्लॉट करने के लिए कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि प्लेटलेट की एक्टिविटी के बाद जो है हेल्प करते हैं, जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस का पार्ट है, और वो आगे चल करके एक कंप्लीटली क्लॉट का फॉर्मेशन जो है करवाता है। ठीक है, और फाइब्रिन क्लॉट बनता है। तो जैसा कि अपन देखते हैं कि ये जो है आपके जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं 13 फैक्टर्स, वो आपके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में वर्क करते हैं। ठीक है, यानी कि इनके अंदर कुछ होते हैं जो एक्सट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स हैं, कुछ हैं जो इंट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर हैं। तो ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे के समावेशन या आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उनके बेसिस पर ये जो है ब्लड का क्लॉटिंग पूरा हो पाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या होता है कि ये फैक्टर्स जो हैं वो आपके इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जैसे फैक्टर 12 है या फैक्टर 7 है, ये सारे फैक्टर्स कैसे हैं, आपके इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। और जैसे ही कोई ब्लीडिंग होगी तो उस दौरान ये फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे फैक्टर 12 है वो पहले फैक्टर 12 ए में कन्वर्ट होगा, देन इसके बाद वो 12 में जो है फैक्टर 11 को एक्टिवेट करके 11 ए में कन्वर्ट करेगा। इस तरीके से कंटिन्यूएशन एक सीक्वेंस चलता है। ठीक है, जिसमें फैक्टर 12 से 11 आता है। ठीक है, 12 भी बनेगा, पहले 12 में 11 को 11 ए में कन्वर्ट करेगा। देन ये जो है फैक्टर 9 में कन्वर्ट होगा, और फैक्टर 9 जो है वो 8 की प्रेजेंस में क्या करेगा, फैक्टर 10 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये जो पाथवे है इसको आप इंट्रिंसिक पाथवे कह रहे हैं। इसके अंदर ये जो पाथवे है वो क्या है, कॉमन है। ये इंट्रिंसिक का भी पार्ट है और आपका एक्सट्रिंसिक का भी है, तो इसको आप कॉमन पाथवे बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों का बात है इसलिए। ठीक है, और जबकि एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर फैक्टर 7 है, वो ही फैक्टर 7 ए में कन्वर्ट होकर के ये फैक्टर 10 बनाता है। ठीक है, ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है, और इसके बाद ये फैक्टर 10 5 की प्रेजेंस में फैक्टर 2 में कन्वर्ट होगा, और फैक्टर 2 जो है वो अल्टीमेटली फैक्टर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये लास्ट में जाकर के फाइब्रिन क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब प्रोथ्रोम्बिन होगा वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, और वो थ्रोम्बिन जो है आपकी ये जो मैकेनिज्म है इसको आप ये बोलते हैं कि आपका जो प्रोथ्रोम्बिन होता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन होता है वो कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन के अंदर, और ये थ्रोम्बिन जो है वो क्या करता है कि आपके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये फाइब्रिन क्लॉट जो है वो फैक्टर 13 के द्वारा, जैसे फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहते हैं, उसके द्वारा क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, और एक प्रॉपर क्लॉट का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका एक जनरल मैकेनिज्म है जिसके द्वारा ब्लड क्लॉटिंग हो पा रही है। ठीक है,
अब अगर इन फैक्टर्स के अंदर कहीं कोई डेफिशिएंसी हो जाएगी या कोई फैक्टर फंक्शन नहीं करेगा तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इंडिविजुअल सारे फैक्टर्स को टेस्ट करके देखें और जो है कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी है उसको हम पता लगाएं। ठीक है, बट एक ऑल्टरनेट तरीका है डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर जिसके द्वारा हम सारे फैक्टर्स को टेस्ट ना करके एक कॉमन इंट्रिंसिक पाथवे के लिए टेस्ट करके देख लें, एक कॉमन एक्सटेंसिव पाथवे के लिए टेस्ट करके देख लें, और इनमें से जिस भी टेस्ट के अंदर आपको रिजल्ट एलिवेटेड मिलते हैं या रेज्ड मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसके पर्टिकुलर फैक्टर को टेस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं उनके अंदर जो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से आपका एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये जो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसका रेंज जो है वो आपके मतलब एलिवेटेड आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपका जो नॉर्मल एपीटीटी का टाइमिंग है वो आपका बोलेंगे 35 से 40 सेकेंड के आसपास इसका टाइम होता है, यानी कि ये जो पूरा पाथवे है इंट्रिंसिक वाला इसको कंप्लीटली चलने में 35 से 40 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, वहीं पर जो पीटी है इसका नॉर्मल टाइमिंग जो होता है वो आपका होता है 12 से 14 सेकेंड। ठीक है, इसमें प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं, मतलब आपका जो है ये 14 भी हो सकता है और मतलब आपका ये कर लेंगे जो है 12 से 14 सेकंड है तो ये जो है आपके 16 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपका हो सकता है। ठीक है, तो अगर एपीटीटी में जो वैल्यू है वो अगर रेज्ड मिल रही है तो इसका मतलब इन फैक्टर्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर आपके जो है पीटी का वैल्यू है वो अगर बढ़ा हुआ आ रहा है प्रोथ्रोम्बिन टाइम तो ऐसे कंडीशन में आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और ये दोनों कंडीशंस अगर इनमें देखें कि पीटी और एपीटीटी दोनों ही बड़े आ रहे हैं, अल्टीमेटली क्या है कि इसके अंदर एक कॉमन पाथवे जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है। ठीक है, यानी कि वो कॉमन पाथवे चाहे वो इंट्रिंसिक की प्रॉब्लम हो चाहे एक्सट्रिंसिक की प्रॉब्लम हो, अल्टीमेटली कॉमन पाथवे जो है इसमें अफेक्टेड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर एपीटीटी रेज है तो उसका मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर अफेक्टेड है, अगर आपका जो है पीटी इंक्रीज है तो इसका मतलब एक्सट्रिंसिक फैक्टर या फैक्टर 7 मेनली जो है आपके अफेक्टेड है। ठीक है, और अगर आपके दोनों ही रेज आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है ये जो है आपके कॉमन पाथवे को भी अफेक्ट कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हीमोफीलिया के केस के अंदर जनरली क्या होता है फैक्टर 8 या फैक्टर 9 की आपको डेफिशिएंसी हो जाती है, या फैक्टर 8 है फैक्टर 9 है। ठीक है, या फैक्टर 11 है। ठीक है, इन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी जो है आपके होते हैं। तो अगर आपका एपीटीटी जो है रेज आएगा तो ऐसी कंडीशन में आप हीमोफीलिया को सस्पेक्ट कर सकते हैं और उसके जो पर्टिकुलर हीमोफीलिया के कॉजेज हैं उनके फैक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप ये चेक कर लें अगर एपीटीटी ही रेज है ओनली तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक फैक्टर में अफेक्ट है। ठीक है, तो ये जो आपके पीटी और एपीटीटी है इनका इंपॉर्टेंट रोल हमारे क्या होता है मेनली जो कोगुलेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनमें होता है। वहीं अपन बात करें बीटी और सीटी की, तो बीटी और सीटी जो है वो बेसिकली आपके जो प्लेटलेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर अपन इनिशियल जो आपके बोले प्राइमरी हीमोस्टेसिस के पार्ट में कहीं डिफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपके जो बीटी और सीटी है उनमें ब्लीडिंग टाइम में हम क्या करते हैं एक छोटा सा प्रिक करके और उसमें ब्लड जो है बह रहा है उसके टाइम को आप नोट करते हैं। जनरली आप देखेंगे 5 मिनट तक जो है 1 to 5 मिनट तक ब्लड जो है बहता है। वहीं क्लॉटिंग टाइम में आप जो है ब्लड आप एक कैपिलरी में लेकर के उसको ब्रेक करके देखते हैं फाइब्रिन फ्लूइड को चेक करने के लिए कि आपका कितने टाइम में वो ब्लड क्लॉट हो रहा है। तो ये मेनली क्या होगा कि आपके कोई कैपिलरी डिफेक्ट है या फिर प्लेटलेट का नंबर अगर कम हो गया, जैसा कि मैंने लास्ट वाले उसमें पढ़ा था, तो वहां पर आप बीटी चेक करेंगे तो आपको ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा थ्रोम्बिन टाइम जो है वो स्पेसिफिकली आपके ये वाला जो स्टेप है जहाँ फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बन रहा है तो उसमें जो है कितना टाइम लगता है वो आपका थ्रोम्बिन टाइम जो है कहलाता है। ठीक है, तो ये जनरल अपने हैं जो आपके अफेक्टेड है। इसके अलावा कुछ एक डिजीज और है, जैसे कि मैं बताऊं आपको हीमोफीलिया के बारे में हमने बात कर लिया, ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और मेनली इसके अंदर हीमोफीलिया में हम बात करें तो जो है आपके फीमेल जो है वो करियर होती है और मेल जो है वो इसमें अफेक्टेड देखने को मिलता है। फीमेल जो है केवल कैरियर होगी, वो रोगी नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। इसके अलावा लीवर डिजीज के अंदर क्या होगा कि अगर लीवर सर्रोसिस के केसेस होते हैं तो इनके अंदर फैक्टर 5, 7
8, 9, 10, 11, 12, इसके अलावा फाइब्रिन नोडुला और प्रोथ्रोम्बिन, ये सारे फैक्टर्स जो है वो बेसिकली लीवर के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं। तो अगर कोई लिवर सिरोसिस की डिजीज होगी तो इन कंडीशन के अंदर इनके जो फैक्टर्स हैं वो आपको अफेक्टेड देखने को मिलेंगे। तो अल्टीमेटली आपको जो है लीवर सिरोसिस के अंदर मैं ये कहूँ कि इसके अंदर जो है पीटी और एपीटीटी, ठीक है, इनके अंदर पीटी और एपीटीटी दोनों का वैल्यू जो है वो बढ़ा हुआ आता है, क्योंकि ये जो आपके फैक्टर्स हैं वो आपके पीटी के अंदर भी आते हैं और आपके एपीटीटी में। जैसे आपके दे रखा है फैक्टर 7, ये आपके इस पीटी वाले का पार्ट है, बाकी फैक्टर 5 है ये आपके कॉमन पाथवे का है, इसके अलावा 8, 9 फैक्टर है वो आपके जो है किसके, आपके इंट्रिंसिक पाथवे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसमें पीटी और एपीटीटी दोनों ही क्या है, रेज आएंगे। वही विटामिन बी के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो मेनली जो फैक्टर 2 है, 7 है, 9 और 10 है, ये विटामिन के डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये फैक्टर्स भी जो है प्रॉपर हो जाएंगे डेवलप, ठीक है। तो ये आपके जो है कुछ एक डिजीज है, इसमें हीमोफीलिया भी ऐड कर लें, ठीक है, हीमोफीलिया, ठीक है। इसमें हीमोफीलिया ए हो सकता है, हीमोफीलिया बी हो सकता है और हीमोफीलिया सी हो सकता है। फैक्टर 8 की वजह से हीमोफीलिया ए, फैक्टर 9 की वजह से हीमोफीलिया बी और फैक्टर सी जो है वो फैक्टर 11 की वजह से जो है हीमोफीलिया सी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें एक डिसऑर्डर आपका डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन है, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, इसके अंदर भी आपको जो है परफ्यूज वगैरह फैटी के देखने को मिलते हैं, इंट्रावेस्कुलर हेमरेज वगैरह के कॉजेज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके जनरल कोगुलेशन के जो है आपके डिसऑर्डर्स हैं जो देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। तो ये कोगुलेशन टेस्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, इनके इन्वेस्टिगेशन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ये सारे ही टेस्ट हैं जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछे गए, ठीक है। तो ये 5-6 टेस्ट हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाएगा, इनके नॉर्मल रेंज आपको पता होनी चाहिए और बाकी कोगुलेशन डिसऑर्डर से रिलेटेड होने वाली डिजीज हैं उनको आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लें। इसके कुछ स्पेशल डायग्नोस्टिक टेस्ट लाइक एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी टेस्ट है और इसके अलावा एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी टेस्ट है, ये सारे टेस्ट भी आपके एग्जाम में लिखने के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछें और अपने साथ वाले जो सेकेंड ईयर के एग्जाम दे रहे हैं या फिर बीएससी के जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए आप जो है क्या करें, इसको वीडियो को शेयर करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।